हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, बेसिकली उस पर हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और उसके बाद में लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों होती है, और उसके बाद में क्या है कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ के बारे में जो है हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं फिर इस चैप्टर को। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, लोकतंत्र के अर्थ के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का जो है अधिकार होता है या होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो लोकतंत्र होता है कहीं ना कहीं एक, अगर हम नॉर्मली बात करें तो वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो सरकार या जो शासक लोगों पर शासन करते हैं बेसिकली, तो उनको चुनने का जो अधिकार है वो बेसिकली किसके पास होना चाहिए, वहाँ के लोगों के पास या वहाँ की जनता के पास। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जो है कौन करते हैं, वो लोग करते हैं या फिर जो जनता होती है। मान लो किसी देश में जहाँ पर लोकतंत्र है तो वहाँ पर एक शासन कैसा होता है कि वहाँ पर जो शासक होते हैं, जो शासन करते हैं, उनका चुनाव जो है वहाँ की जनता करती है, यानी कि वो ही उनको चुनती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो बेसिकली लोकतंत्र, लोकतंत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो आपका शब्द होता है, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया शब्द से बना है। ठीक है, यानी कि जो आपका डेमोक्रेसी शब्द है उसका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, बेसिकली यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया से। ठीक है, अब डेमोक्रेशिया जो होता है, तो डेमोक्रेशिया को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो डेमो, ठीक है, और एक आता है क्रेशिया। तो यूनानी भाषा में डेमो का अर्थ होता है लोग, लोग या फिर जनता, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। ठीक है, यानी कि यूनानी भाषा में डेमोक्रेशिया जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है, अगर हम उसका अर्थ निकालें तो वो होता है लोगों का शासन। ठीक है, तो फिर उसके बाद है आपका अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा, लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, यानी कि अब एक लोकतंत्र के बारे में जो अब्राहम लिंकन थे, जो अमेरिका के पूर्व जो है राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी एक परिभाषा जो है लोकतंत्र की दी थी। वो क्या थी कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, बेसिकली लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ लोकतंत्र के अर्थ के बारे में जो है हमने यहाँ पर चर्चा की। अब बात कर लेते हैं गैर लोकतांत्रिक देश। अब एक कंट्री का उदाहरण यहाँ पर है आपका म्यांमार। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है। तो म्यांमार में क्या है कि एक प्रकार का सैनिक शासन है और वहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव जो है वो लोगों ने नहीं किया है, और यहाँ शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, अब अगर हम म्यांमार के बारे में बात करें बेसिकली, तो म्यांमार में क्या है कि वहाँ पर एक प्रकार का सैनिक शासन है, यानी कि वहाँ पर शासन कौन करती है, बेसिकली सेना करती है। ठीक है, और वहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है, और बेसिकली जो शासक, यानी कि भाई अब वहाँ पर सेना शासन कर रही है तो शासक कौन हुए, सैनिक हुए। अब शासक सैनिक के हैं तो उनका चुनाव जो है वहाँ पर लोगों ने नहीं किया, यानी कि वहाँ पर क्या, उन्होंने ज़बरदस्ती जो शासन है उसको अपने हाथ में ले लिया है, और यहाँ के शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। और वहाँ पर जो शासक है, ठीक है, वो शासन करता है और उसके शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। बेसिकली जो भी उसका मन करता है, जो भी उसको अच्छा लगता है शासन के लिए, वो उन फैसलों को ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में भी शासक लोगों के द्वारा नहीं चुने गए। अब सऊदी अरब में भी जो वहाँ पर जो शासक शासन करते हैं बेसिकली वो भी लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उनको ये अधिकार मिला है। यानी कि वहाँ पर क्या है, राज परिवार में जन्म लेना, यानी कि कोई भी, मान लो जैसे अभी राजा है, फिर राजा का जो भी बेटा होगा फिर अगला राजा वो बनेगा, उसके बाद जो भी उसका बेटा होगा अगला राजा वो बनेगा। तो इस तरीके की जो है शासन की जो है व्यवस्था वहाँ पर है, कहाँ पर, सऊदी अरब में। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों ही शासन की जो है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण है, यानी कि ये लोकतांत्रिक नहीं है। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, दोनों ही गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें एक में क्या है कि वहाँ पर जो शासन करती है वहाँ की सेना करती है और उनमें भी लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती फैसले लेने में। दूसरा सऊदी अरब, वहाँ पर भी जो शासन करते हैं तो वो बेसिकली राज परिवार करता है, उनको लोगों के द्वारा ना तो चुना जाता है और ना ही उनके फैसलों में लोगों का कोई भी रोल होता है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं बेसिकली लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो क्या क्या विशेषताएं लोकतंत्र की होती है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय और प्रमुख फैसले लेने की जो शक्ति है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही होनी चाहिए।
अब अगर हम बात करें लोकतंत्र की पहली विशेषता के बारे में, तो पहली विशेषता बेसिकली ये होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी अंतिम निर्णय, यानी कि मान लो किसी भी विषय पर जो है चर्चा हो रही है और उस पर जो भी अंतिम फैसला लिया जाएगा, यानी कि जो फाइनल माना जाएगा, तो उसको लेने की और प्रमुख फैसले लेने की, यानी कि और भी जो भी प्रमुख प्रमुख फैसले किसी भी शासन व्यवस्था में लेने होते हैं, तो उनको लेने की और लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास होनी चाहिए? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। यानी कि जो लोग जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने गए हैं, तो उन्हीं लोगों को ये पावर होनी चाहिए कि वहाँ के जो है प्रमुख फैसले या फिर अंतिम फैसले जो हैं वो उन्हीं के द्वारा लिए जाने चाहिए। ठीक है, आइए अब इसमें भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब पाकिस्तान में 1999 यानी कि 1999 के तख्ता पलट के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बन गए। वहाँ पर क्या हुआ था पाकिस्तान में? बेसिकली 1999 में तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट किसका? जो शासन व्यवस्था है उसका, यानी कि पहले कोई और शासन व्यवस्था थी, फिर जो है उसको बर्खास्त करके जो है वहाँ पर जो सैनिक शासन जो है लग गया था। ठीक है, यानी कि सेना ने शासन करना शुरू कर दिया था, तो जिसमें जो सेना के प्रमुख जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने क्या है शासन को अपने हाथ में ले लिया था और वो वहाँ के मुखिया बन गए थे। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, यानी कि बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने जो है खुद को पाकिस्तान का क्या है राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ठीक है, संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिए जिस पर सेना का प्रभुत्व, यानी कि उन्होंने एक अपनी ही परिषद बनाई, अपने ही लोगों यानी कि सेना के जो लोग हैं उनके बीच में से। ठीक है, और सारे फैसले लेने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया? उसी परिषद को दे दिया, और बाकायदा कानूनी तौर पर, यानी कि जो संविधान था उसमें बहुत सारे संशोधन करके जो शक्तियां थी वो उसी परिषद को दे दी। ठीक है, जो कि सेना के द्वारा चुनी गई थी, उस पर सेना का प्रभुत्व था। चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि वहाँ पर वैसे लोग भी थे जिनको लोगों ने चुना है चुनाव के द्वारा, लेकिन उनको फैसले लेने के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, या प्रमुख फैसलों में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। जो वो क्या है कि एक प्रकार की फिर तो इसे भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था तो हम कह ही नहीं सकते, है ना। दूसरा उदाहरण है फिर यहाँ पर हम देखते हैं पोलैंड का। ठीक है, पोलैंड में बेसिकली क्या था कि पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के प्रमुख फैसले सोवियत रूस के द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार के द्वारा। अब जब वहाँ पर कम्युनिस्ट व्यवस्था जब चली थी, तो कम्युनिस्ट व्यवस्था में बेसिकली वहाँ पर क्या था कि जितने भी देश के प्रमुख फैसले लिए जाते थे तो वो किसके द्वारा लिए जाते थे? बेसिकली सोवियत रशिया की। जो कम्युनिज्म जो ये विचारधारा थी बेसिकली सोवियत रशिया की ही थी, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो जब कम्युनिस्ट का वहाँ पर शासन चल रहा था, तो उस टाइम पर देश के जितने भी प्रमुख फैसले थे तो वो किसके द्वारा लिए जाते थे? सोवियत रूस के द्वारा लिए जाते थे, ना कि जो पोलैंड की चुनी हुई सरकार थी उसके द्वारा। ठीक है, तो इसको भी क्या है हम पूरी रूप से क्या है इसको भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हम क्या है नहीं कह सकते, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट विशेषता के बारे में, सेकंड। तो लोकतंत्र में क्या है बेसिकली कि हर एक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब लोकतंत्र में क्या है, पहली बात तो कि सभी नागरिकों को क्या वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हर एक वयस्क नागरिक, है ना। जैसे भारत में जो वयस्क नागरिक की जो उम्र है वो 18 वर्ष या उससे अधिक है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक का कोई भी जो व्यक्ति है उसे वोट देने का अधिकार जो है भारत में वो मिल जाता है ना। तो वो होना चाहिए, और हर एक वोट का समान मूल्य होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू है वोट की वो हर एक व्यक्ति के वोट की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी के वोट की पावर ज़्यादा है, किसी के वोट की पावर कम है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। बेसिकली कुछ समय पहले तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि अगर भाई वहाँ पर मान लो किसी भी फैसले को लेने के लिए कोई भी वहाँ पर अगर वोटिंग जो है वो की जाती थी, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या था कि वहाँ पर महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि महिलाओं को क्या है कि वहाँ पर वोटिंग नहीं देने दी जाती थी, है ना। चलो उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, एस्टोनिया। ठीक है, तो एस्टोनिया में वहाँ के नागरिकता के नियमों के चलते रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। अब एस्टोनिया में क्या था बेसिकली, नागरिकता के नियम कुछ इस तरीके के थे कि जो वहाँ के मूल नागरिक थे एस्टोनिया के, केवल उन्हीं को क्या है वहाँ पर वोट देने में जो है मतलब प्रिविलेज दी जाती थी। ठीक है, यानी कि प्रमुख रूप से उन्हीं को यह अधिकार था कि वो वोट दे सकते थे, बल्कि जो रूसी अल्पसंख्यक थे, यानी कि जो रूस से आकर वहाँ पर बेसिकली बहुत टाइम पहले बस गए थे, जिनकी संख्या बहुत ही कम थी, तो उनको क्या है कि वोट का अधिकार पाने में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मुश्किल होती थी। ठीक है, तीसरा उदाहरण है फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अब देखो हम यहाँ पर फिजी के एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझते हैं
कि फिजी क्या है कि जब जब भी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के मूल निवासी है तो उनके वोट की वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है। किनके मुकाबले? जो भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं, यानी कि भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं उनसे ज़्यादा। यानी कि है तो वो फिजी के नागरिक, लेकिन वो कहाँ के? भारतीय मूल के। यानी कि कभी पुराने टाइम में उनके पूर्वज जो है वो फिजी में जाकर बस गए होंगे, तो उनसे ज़्यादा जो वैल्यू है जो वहाँ के मूल ही नागरिक हैं, यानी कि जो बिल्कुल वहीं के ही हैं, उनकी जो वोट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, चलो तीसरी जो विशेषता है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है कि चाहे लोग किसी भी जाति, धर्म, ठीक है, समुदाय, भाषा बोलने वाले हों, किसी भी रंग के हों, तो सभी को क्या है, जो भागीदारी का है जो अवसर है वो समान रूप से बेसिकली दिया जाता है। यानी कि वो भी, उनको भी क्या, शासन करने के मौके दिए जाते हैं, उनको भी जो प्रमुख फैसले देश के लिए लिए जाते हैं उनमें उनको क्या है, समान रूप से जो है भागीदारी करने के जो है अवसर वो बेसिकली क्या है, वो दिए जाते हैं। तो ये सब जो है किसके अंदर होता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सब होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चौथी विशेषता के बारे में। तो लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। ठीक है, अब जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है, वो क्या करती है, संवैधानिक कानून यानी कि संविधान के अंतर्गत जो भी नियम और कानून बना दिए गए हैं उनका पालन करती है पूरे तरीके से। दूसरी चीज़, नागरिक अधिकारों का आदर, यानी कि वहाँ के जो भी नागरिक हैं उनके जो भी अधिकार हैं, ठीक है, तो उनका भी आदर करते हुए, यानी कि किसी के भी अधिकार का क्या हनन ना होने पाए, या फिर जो संवैधानिक बेसिकली जो कानून है उसका हनन ना होने पाए, तो उनको दोनों का आदर करते हुए जो है लोकतांत्रिक सरकार है वो क्या है, अपना काम करती है। देख लेते हैं इसमें भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे जिम्बाब्वे में 1980 में आज़ादी प्राप्त होने के बाद से अधिकतर समय रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, का शासन रहा है और वो वहाँ पर एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिम्बाब्वे में क्या है कि 1980 में आज़ादी प्राप्त हुई थी उसको, और उसके बाद से ज़्यादातर जो है रॉबर्ट मुगाबे कोई वहाँ के जो है मतलब नेता है, तो उनका शासन वहाँ पर रहा है, काफ़ी लोकप्रिय नेता है वो वहाँ के। परंतु उनके द्वारा चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार से मीडिया, न्यायपालिका और उस संस्था को दबाया जाता है जिन्होंने उसकी सरकार का विरोध किया। इस प्रक्रिया में कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का भी अतिक्रमण हुआ। हर टाइम उनकी सरकार रही है, वो जिम्बाब्वे के एक क्या है, महत्वपूर्ण जो है नेता भी हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है कि नॉर्मल जो उनका शासन का टाइम पीरियड होता तो उसमें तो वो अच्छे से लोगों की सेवा करते हैं भाई, ठीक है, अपना जो भी उनका काम है एज अ नेता वहाँ के, तो वो अच्छे से करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया होती है तो चुनाव जीतने के लिए वो क्या करते हैं कि जितने भी वहाँ के, जैसे वहाँ की मीडिया हो गई, वहाँ की न्यायपालिका हो गई, या वहाँ की हर वो संस्था जो कहीं ना कहीं उसकी सरकार का किसी न किसी बात पर विरोध करती है, उसको क्या है वो हर तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि जो भी मतलब ऐसा करने में वो क्या है, लोगों के बुनियादी अधिकारों को भी कई बार क्या है वहाँ पर ठेस पहुँचा देते हैं। ठीक है, यानी कि उनको कुछ नहीं नज़र आता, उनको बस ये नज़र आता है कि किसी भी तरीके से मैं जो अगला इलेक्शन है वो भी जीत जाऊँ। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को जो है माइंड में रख के जो है चलना चाहिए। अतः जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सरकार जो है, पहली बात तो जो भी नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं, जो भी उनको संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, उनका जो है सरकार है उसको आदर करना चाहिए, है ना। लोगों को सोचने की, यानी कि भाई ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो एक सरकार है वो कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन कुछ अपने कारणों से क्या है वो उस सरकार को जो है दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं, है ना। तो लोगों को उस तरीके की सोच बनाने की, अपनी राय व्यक्त करने की, है ना, सार्वजनिक रूप से अपने विचार जो है व्यक्त करने की लोगों के सामने, और संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की जो है स्वतंत्रता बेसिकली नागरिकों को हर देश के जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के जो है समान अवसर हो सके। अब लोकतंत्र में क्या है, जो चुनाव प्रक्रिया है वो बेसिकली एकदम निष्पक्ष यानी कि साफ और स्वतंत्र, है ना, होनी चाहिए ताकि सत्ता में जो लोग बैठे, यानी कि जो मान लो अभी फिलहाल जो भी नेता जो है सत्ता में बैठे हैं, उनके जीत और हार के जो अवसर है वो क्या है, समान हो। यानी कि ऐसा हो कि भाई कोई भी काम उन्होंने गलत किया तो ऐसा ना हो कि गलत करने के बावजूद भी वो इलेक्शन में अगले में
जीत जाए, तो लोगों के पास कहीं ना कहीं ये अधिकार होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं हम चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जिसमें कावांगुओ, रेमामन, डाइवियाओ, दाहुआई यानी कि वहाँ की जो भी ये राष्ट्रीय जन संसद है, ठीक है, तो उसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है वहाँ पर रेगुलरली जो है चुनाव होते हैं। इस संसद को देश के लिए राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। चुनाव लड़ने के लिए सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। बेसिकली वहाँ पर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है, यानी कि एकल जो भी पार्टी सिस्टम है वहाँ पर है और उसी की सरकार हमेशा बनती है। लेकिन बस चुनाव जो होते हैं उसी पार्टी के अंतर्गत जो है चुनाव वो होते हैं, यानी कि जो भी सदस्य हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, ठीक है, केवल उनका जो है चुनाव वहाँ पर होता है। वो भी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले उनको क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। और चुनाव जो होते हैं वो उन्हीं उम्मीदवारों के बीच में होते हैं। 1930 में आज़ाद होने के बाद, यानी कि 1930 में जो है मैक्सिको वो आज़ाद हो गया था। बेसिकली हर 6 साल बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए जो है वहाँ पर क्या है, चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी सैनिक शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही क्या है, जीत मिलती रही। यह पार्टी चुनाव में हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने के लिए कुख्यात थी, ठीक है। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने किसका देखा, मैक्सिको देश का, जहाँ पर पार्टी थी PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। उनका क्या बेसिकली मतलब था कि भाई वहाँ पर ना तो कभी सैनिक शासन लगा, ना ही किसी प्रकार की तनाशाही आई, लेकिन जो ये पार्टी थी PRI, ये क्या है वहाँ पर बदनाम थी। क्यों कि चुनाव जीतने के लिए वो क्या है, हर हथकंडा जो है वो अपनाते थे, चाहे उसमें कुछ भी हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल कहाँ पर देखा था, जिम्बाब्वे में देखा था। वहाँ के नेता कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे के बारे में। तो सेम कहाँ पर था, मैक्सिको में भी था। बल्कि जो ये है ये नहीं होना चाहिए। जो चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए, ताकि जो भी बंदा मान लो इस टाइम सत्ता में बैठा है, अगर वो गलत करता है तो जनता के पास भी पावर होनी चाहिए कि उसको हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो अगली बार जो है नेता, वहाँ का जो भी प्रमुख नेता या शासक जो है वो चुन सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 मुख्य जो है विशेषताएं जो है लोकतंत्र की हमने देख ली थी। आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। अब जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो बेसिकली अन्य शासन यानी कि अन्य प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं जो हमने देखी थी, जैसे यहाँ पर कुछ जैसे कुछ हमने सैनिक शासन देखे थे, राजतंत्र देखे थे, या और भी बहुत सारी जो शासन व्यवस्था जैसे तानाशाही होती है, तो उन सब से बेहतर क्यों है तो वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या है, लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क देखेंगे। इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है, ठीक है। यानी कि मान लो अब हमने इस बार के इलेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है अपने यहाँ शासन करने के लिए चुन लिया, ठीक है, और वो सरकार क्या है, जिस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये सरकार ऐसे ऐसे काम जो है इनको अच्छे से करेगी, उन पर वो खरा नहीं उतरती है। तो जनता के पास क्या होती है, बेसिकली ये पावर जो है होती है कि वो अगले इलेक्शन में इस सरकार को बदलकर किसी अन्य सरकार को जो है चुन सके। तो वही है कि इसमें चुनी हुई सरकार को बदलने का जनता के पास जो है वो अवसर होता है। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता और न्याय आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों के सम्मान को बढ़ाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का देखो जो मेन जो होता है वो होता है कि संविधान के द्वारा शासन करना, यानी कि किसी देश का जो संविधान बनाया गया तो उसी के अनुसार जो है बेसिकली वो शासन करती है। इसी वजह से क्या है कि वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये सब मूल्यों का जो है ध्यान रखा जाता है और सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि जो बेसिकली लोकतंत्र में सरकार बनती है वो बनती तो जनता के द्वारा ही है। तो ये अन्य में हमें देखने को कम ही मिलता है, ठीक है, अन्य व्यवस्था जो होती है। उसके बाद लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। मान लो जैसे नागरिकों के बीच में आप कह सकते हो, या फिर अन्य प्रकार के जो भी मतभेद या टकराव जो लोगों के बीच में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको संभालने का एक तरीका जो है लोकतंत्र जो है वो उपलब्ध कराता है। जैसे भाई मान लो कि बहुत सारे समुदायों के बीच में या फिर जो है धर्मों के बीच में बहुत सारे देशों में, ठीक है, भाषा आधारित जो भी मतभेद होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी को शासन में बराबर रूप से भागीदारी देकर कि भाई कोई बात नहीं, तुम भी शासन में अपनी भागीदारी दे दो और जो भी तुम्हारे धर्म से, जाति से या फिर भाषा से आधारित जो लोग हैं उनके लिए तुम कुछ अच्छा कर दो। तो ऐसा करके क्या है, मतभेदों और टकरावों को जो है दूर करने का जो काम है वो लोकतंत्र अच्छे से करता है। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें अधिक लोग चर्चा में भाग लेते हैं। तरह तरह के लोग, ज़्यादातर लोग जो है क्या है इसमें भाग लेते हैं, इसीलिए जो निर्णय होता है वो क्या होता है कि बेस्ट मिलने की संभावना जो है लोकतंत्र में ज़्यादा होती है, ठीक है।
उसके बाद है भारत जैसे अत्यधिक विविधता वाले देश में लोकतंत्र से एकजुटता बढ़ती है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में जिस प्रकार की विविधता यानी कि विभिन्न जाति धर्म या भाषा जो है बोलने वाले लोग भारत में बेसिकली रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र से क्या है, लोग आपस में जो है जुड़ाव महसूस करते हैं, एकजुटता जो है वो बढ़ती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और इसी वजह से अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर भी है। अब लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो बेसिकली क्या होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी कि अभी तो हमने देखा था इसके पक्ष में तर्क, लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर क्यों है। अब देख लेते हैं कुछ विपक्ष में तर्क, यानी कि समस्याएं क्या क्या हैं लोकतंत्र के साथ। तो पहला तो है कि लोकतंत्र में क्या है, नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता जो है वो पैदा होती है। यहाँ केवल सत्ता का खेल मुख्य होता है जिसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। अब लोकतंत्र में क्या है कि अब जनता के पास ये पावर है कि वो इस इलेक्शंस में मान लो कोई नेता है, अगली बार क्या है इसको चुनना नहीं चाहते तो वो नेता को क्या है, मतलब शासक को जो है वो बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक बैड पॉइंट है ना। अब ठीक है, दूसरी चीज़ हमने देखा दल बदल वाले जो लोग होते हैं, यानी कि पार्टियां बदल बदल के जब तक चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये नेता बदलने का जो गेम होता है, कहीं ना कहीं इससे जो है शासन में अस्थिरता पैदा होती है। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली लोग के नैतिकता की कोई भी जगह नहीं रहती, यानी कि जहाँ उनको लालच होता है वहाँ पर वो काम करते हैं अच्छे से, अन्यथा वो काम नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक तर्क है। दूसरा है कभी कभी नेता केवल अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं और जनता को ये पता ही नहीं होता कि उनका हित किस में है, जिससे कई बार फैसले खराब या गलत हो सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ हो गई कि जिससे किसी नेता को फ़ायदा मिलना होता है, तो कई बार जो नेता होते हैं केवल उन्हीं बातों के रूप के बारे में जो है वो फैसला लेते हैं और जनता को भी कई बार ये पूरे तरीके से पता नहीं होता कि कौन कौन सी बातें कहीं ना कहीं जनता के हित में है। ठीक है, तो वही है कि इससे क्या है, कई बार जो फैसले हैं वो गलत या खराब जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद है आपका फिर फैसलों के निर्माण और निर्णय में बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है, इससे अक्सर फैसले लेने में देरी हो जाती है। अब भाई अब कोई भी मान लो एक मुख्य फैसला लिया जाना है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अब जैसे हमने लोकतंत्र में देखा था कि लोकतंत्र में बेसिकली बहुत सारे लोग मिलकर क्या है किसी भी बात पर जो है वो फैसला लेते हैं या अंतिम निर्णय जो है उनके द्वारा लिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं मान लो कोई चीज़ ऐसी है कि उस पर इंस्टेंट कोई भी डिसीजन लिया जाना है, यानी कि एकदम तुरंत कोई भी फैसला लिया जाना है, तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत मुश्किल होता है। जब बहुत सारे लोगों के द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि वो देरी हो ही जाती है। जबकि मान लो अगर तानाशाही या सैनिक शासन या राजतंत्र में अगर हम बात करें तो उनको ज़्यादा लोगों से क्या है राय नहीं लेनी होती है और फैसले जो हैं वो इंस्टेंट आ जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी से फैसले लिए जा सकते हैं। उसके बाद है लोकतंत्र में जो चुनावी लड़ाई है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, जिस कारण से भ्रष्टाचार फैलता है। ठीक है, अब जो चुनाव होते हैं लोकतंत्र में वो कहीं ना कहीं सभी नेताओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मान लो इस बार कोई नेता जो है चुनाव जीत जाता है, वो एक नेता बन जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि अगला भी चुनाव वो किसी ना किसी प्रकार से जीत जाए। जैसे हमने मैक्सिको और जिम्बाब्वे का उदाहरण देखा था कि हर हथकंडे अपनाने को जो है वो नेता जो है तैयार रहते हैं अगले इलेक्शन को भी जीतने के लिए, और वो कहीं ना कहीं फिर उसमें मतलब हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं कि पैसे से ले लो, जान से, माल से, हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया वो क्या है बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है। अब जो उम्मीदवार होते हैं बेचारे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनके लिए जो है समस्या ऐसे उसमें खड़ी हो जाती है चुनाव में। और उस चलिए तो कुछ ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क थे। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ के बारे में, यानी कि एक बड़ा अर्थ कहीं ना कहीं अब हम लोकतंत्र का इतनी सारी बातों को करने के बाद में देख लेते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, ठीक है, तो हम जिन देशों में लोकतंत्र की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। ठीक है, अब अभी तक जितना भी हमने जो भी हमने पढ़ा उससे कंक्लूजन कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि हम जितनों भी देशों में, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट लोग शासन नहीं चलाते हैं, है ना भाई। हमने अभी तक क्या देखा, कहीं पर भी आपने ये देखा कि बिल्कुल एकदम डायरेक्ट तौर पर कोई मतलब व्यक्ति ही, कोई नागरिक ही फैसला ले रहा है? नहीं, वहाँ पर क्या है, लोग शासन नहीं चलाते बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत का फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत क्या होता है बेसिकली वो देख लें तो बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। मान लो कोई भी दो उम्मीदवार खड़े हो गए,
ठीक है। तो लोकतांत्रिक जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है उसमें क्या है कि जिस भी व्यक्ति को एक ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा है ना, तो वो अगर मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका बहुमत हो जाता है। मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक को 51 मिल गए, एक को 49 मिल गए, तो 51 वाला जो है वहाँ पर जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक नागरिक का उसके फैसले लेने में जो है योगदान होगा, क्योंकि 49% लोग उस नेता को पसंद नहीं भी करते हैं। तो वो जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं किनके द्वारा लिया जा रहा है, बहुमत के द्वारा, यानी कि 51% लोगों के द्वारा जो है वो फैसला लिया जा रहा है। और किसके द्वारा, जो प्रतिनिधि उस जनता के द्वारा चुना गया था, है ना। सभी लोग 100% लोग उस फैसले के लिए राजी नहीं है, केवल बहुमत राजी है, ठीक है। चलिए अब प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, तो प्रतिनिधि मतलब कि जो नेता बेसिकली चुने जाते हैं उनके द्वारा, ठीक है। चलिए, आधुनिक लोकतंत्र में बहुत अधिक लोगों के होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर फैसले लेना संभव नहीं हो सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में बेसिकली क्या है कि जनता यानी कि लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो लोग, अब जैसे हम भारत को देखें तो भारत में एक विशाल जनसंख्या है, ठीक है। तो इनको एक साथ कहीं पर भी किसी एक मंच पर बैठाकर जो है फैसला लेना, वो क्या है, संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये संभव होता भी है तो हर एक नागरिक के पर एक फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये संभव हो भी गया कि कहीं पर हमने सारे लोगों को एक साथ बैठा दिया और अब हमें कोई फैसला लेना है, तो अगर ये संभव हो भी पाता है तो हर एक नागरिक के पास क्या है, ना तो देखो इतना टाइम होता है कि उस फैसले में वो भागीदारी दे सके, इच्छा भी कई बार नहीं होती है। वो कहते हैं कि चलो यार जो भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद योग्यता, यानी कि कोई भी फैसला लिया जाना है तो उसका लेवल भी कुछ होता है। मान लो लेवल बहुत ज़्यादा है तो हर एक नागरिक के पास उतनी योग्यता नहीं भी होती, उतनी समझ नहीं भी होती है, ठीक है। अब वास्तव में अगर हम एक लोकतांत्रिक फैसले का अर्थ निकालें तो वह यह होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी उस फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। अब अगर हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई फैसला अगर जो लिया जा रहा है, लोकतांत्रिक फैसला जो है, अगर उसका एक निचोड़ निकालें, यानी कि एक अर्थ निकालें, तो कहीं ना कहीं वो ये हो सकता है कि अब कोई भी फैसला मान लो लिया गया तो उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाए। यानी कि मान लो हमने एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए कोई फैसला लिया जाए तो उस फैसले का इतना अर्थ हो कि उस कम्युनिटी के सभी लोगों के साथ जो है विचार विमर्श किया जाए, है ना, उनकी स्वीकृति ली जाए कि भाई हम ये फैसला लेने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो उस कम्युनिटी का जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, हमें उसे भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें उसकी भी क्या है राय उसमें लेने की, हाँ भैया आप बताओ आप क्या चाहते हो, है ना। या फिर किसी भी देश में ऐसा नहीं हो कि कुछ एक मतलब जो अमीर लोग हैं या जो समृद्ध व्यक्ति हैं केवल उन्हीं से पूछकर कोई भी फैसला ले लिया जाए, नहीं, जो गरीब से गरीब तबका है उससे भी क्या है कहीं ना कहीं हमें फैसलों में जो है राय लेनी चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हो, है ना। वो विभिन्न तरीकों से जो है हम कर सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की राय का जो है महत्व किसी भी लोकतांत्रिक फैसले में जो है वो होना चाहिए, ठीक है। चलो, यह बात किसी अन्य सरकार, परिवार या संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है।